सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 2 एसिड बेस और लवण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घरेलू जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। तो उसमें पहला जो महत्व है, टोटल 5 महत्व हमारे दर्शाए गए 10वीं कक्षा में। सबसे पहले सजीव के अस्तित्व में, सजीवों के अस्तित्व में, सजीव के अस्तित्व में पीएच का महत्व, सजीव के अस्तित्व में पीएच का महत्व। तो सामान्य रूप से जो मनुष्य के शरीर में जो भी देह धार्मिक क्रिया, जो भी हमारे जीवन को टिकाए रखने के लिए हम करते हैं, वो सभी देह धार्मिक क्रिया 7 से 7.8 पीएच अंतराल के बीच में होती है। सामान्य रूप से मनुष्य शरीर में जो कोई भी देह धार्मिक क्रिया होगी वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में होगी, 7 से 7.8 पीएच के बीच में होगी। यदि इसमें थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, थोड़ा भी परिवर्तन इसमें होता है, अगर 7 से कम जाती है या 7.8 से अधिक जाती है, तो क्या होगा? तो हमारी जो देह धार्मिक क्रिया हम करते हैं उसमें डिस्टर्ब होता है, उसमें तकलीफ होती है, बराबर। यह देह धार्मिक क्रिया जो 7 से 7.8 पीएच के बीच में होगी, यदि इसमें थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो हमारे शरीर में जो भी देह धार्मिक क्रिया होगी, जो भी जैविक प्रक्रिया होगी, उसमें डिस्टर्ब होगा। सामान्य रूप से जो पानी की पीएच होती है वो 7 होती है। सामान्य रूप से पानी की पीएच कितनी होती है? 7। और यदि बरसाती पानी की पीएच 5.6 के आसपास होती है, जो बरसात का पानी होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 5.6 के आसपास। सामान्य रूप से जो हमारा पानी है पीने वाला, उसकी पीएच कितनी होती है? 7। और जो बरसात का पानी है उसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 5.6 के आसपास। जो बरसात के पानी की पीएच ये 5.6 से कम होती है, वैसे बरसात को हम एसिड वर्षा कहते हैं। सामान्य रूप से पानी की पीएच कितनी होती है? 7। बरसात के पानी की पीएच कितनी होती है? 5.6। यदि कोई बरसाती पानी की पीएच 5.6 से कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिड वर्षा। जब ये एसिड वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिलता है, ये एसिड वर्षा का पानी जब नदी या तालाब में मिलता है तो वो जो नदी या तालाब में जो कोई भी पानी होगा उसकी पीएच में क्या करेगा? घटोत्तरी करेगा। नदी या तालाब में पानी होगा, उसकी पीएच में क्या करेगा? घटोत्तरी। और परिणाम क्या होगा? जो नदी या तालाब में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है, मछलियाँ है, वनस्पति है, वो सभी सजीवों के अस्तित्व को जोखिम उत्पन्न होता है। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि पानी की पीएच जो भी होगी वो मर्यादा में रहनी चाहिए। वापस से जो सजीव के अस्तित्व के लिए जो पीएच का महत्व है, सामान्य रूप से सजीव की जो भी देह धार्मिक प्रक्रिया होती है मनुष्य में, वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में होती है। सामान्य रूप से मनुष्य के जीवन में जो कोई भी देह धार्मिक प्रक्रिया होगी वो 7 से 7.8 पीएच के बीच में होती है। यदि यह पीएच अंतराल में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो जो देह धार्मिक प्रक्रिया होगी उसमें डिस्टर्ब उत्पन्न होता है। जो स्वच्छ पानी की पीएच होती है 7, बरसात के पानी की पीएच होती है 5.6। जिस बरसात के पानी की पीएच 5.6 से कम होती है, वैसे बरसात को हम क्या कहते हैं? एसिड वर्षा। क्या कहते हैं? एसिड वर्षा। यह पानी जब नदी और तालाब में मिल जाता है तो नदी और तालाब के पानी की पीएच को भी क्या करता है? घटाता है। और ये घटाता है, उसके पश्चात क्या होगा? जो नदी या तालाब की पानी की पीएच घटेगी
उसके बाद यह पीएच घटने के कारण जो भी नदी तालाब में जो भी जलीय वनस्पति है, सूक्ष्मजीव है, मछलियाँ है, उनके सजीवों के लिए अस्तित्व, जो जीव सृष्टि होती है उसका जीवन जीने के लिए जोखिम उत्पन्न होता है। तो ये हुआ सजीव के अस्तित्व में पीएच का महत्व। सजीव के अस्तित्व में पीएच का महत्व। आगे हम टॉपिक देखते हैं जमीन में पीएच का महत्व। जमीन में पीएच का महत्व। जमीन में पीएच का महत्व। तो यहाँ पर भी वही लिमिट्स है कि यदि वनस्पति का हमें योग्य विकास चाहिए तो एक पीएच अंतराल होना जरूरी है। सामान्य रूप से 6.5 से 7.3 के बीच जिस जमीन की पीएच होती है उधर वनस्पति की वृद्धि और विकास अच्छा होता है। जिस जमीन की पीएच 6.5 से 7.3 के बीच में होती है उस जमीन में वनस्पति की वृद्धि और विकास बहुत अच्छा होता है। ओके, यदि 6.5 से कम होती है, यदि पीएच 6.5 से कम होती है तो वैसी भूमि को हम एसिडिक भूमि कहते हैं। यदि पीएच 7.3 से ज़्यादा होती है तो वैसी भूमि को हम बेसिक भूमि कहते हैं या अल्कलाइन भूमि कहते हैं। यदि पीएच 6.5 से कम हुई तो वैसी भूमि को हम कौन सी भूमि कहेंगे? एसिडिक भूमि। यदि पीएच 7.3 से ज़्यादा होती है तो वैसी भूमि को हम कौन सी भूमि कहते हैं? बेसिक भूमि या तो अल्कलाइन भूमि। यदि हमारी भूमि एसिडिक हो जाए तो हम क्या करेंगे? उसके बाद तो किसान क्या करेगा? इस भूमि को उदासीन करने के लिए इसमें लाइम मिलाएगा। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अगर एसिडिक भूमि हुई तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसमें किसान क्या मिलाएगा? लाइम। और यदि बेसिक भूमि हुई तो उसमें किसान मिलाएगा जिप्सम CaSO4.2H2O। किसान उसमें क्या मिलाएगा? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसमें इतना ही है कि अगर हमें कोई भी वनस्पति की वृद्धि या विकास अच्छा चाहिए तो उस जमीन की पीएच कितनी होनी चाहिए? 6.5 से 7.3 के बीच में होनी चाहिए। यदि जमीन की पीएच जो होती है, भूमि की पीएच होती है, वो 6.5 से कम होती है तो वैसी भूमि को हम एसिडिक भूमि कहेंगे। यदि जमीन की पीएच मतलब भूमि की पीएच 7.3 से ज़्यादा होती है तो वैसी भूमि को हम बेसिक भूमि कहते हैं। 6.5 से कम हुई तो कौन से प्रकार की भूमि? एसिडिक भूमि। 7.3 से ज़्यादा हुई तो कौन से प्रकार की भूमि? बेसिक भूमि। ओके, अभी मान लीजिए भूमि एसिडिक हो गई तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो किसान क्या करेगा? उस एसिडिक भूमि को उदासीन बनाने के लिए उसमें लाइम मिलाएगा। लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर बेसिक भूमि हुई, अल्कलाइन भूमि हुई तो किसान उसे उदासीन बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाएगा। जिप्सम मतलब CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तीसरा जो पॉइंट है हमारा है वो है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में मतलब खुराक की जो पाचन प्रक्रिया होगी उसमें पीएच का महत्व क्या होगा? हमें भी पता है कि हमारे शरीर में जो खुराक का पाचन होगा उसमें जठर या तो आमाशय, जठर या तो आमाशय, ये दो ही है, एक ही है पर दूसरे नाम है। जठर या तो आमाशय, ये एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यह जठर में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होगा। जब हम खुराक लेते हैं तो उसका पाचन होगा तो ये जठर में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर को नुकसान नहीं करता है परंतु खुराक को पाचन करवाने में मदद करता है। कई बार क्या होता है कि ये जठर में से ज़्यादा प्रमाण में HCl उत्पन्न होगा। ज़्यादा प्रमाण में HCl उत्पन्न होगा। कई बार, कुछ बार ऐसा होता है कि इस जठर में से ज़्यादा मात्रा में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होगा जिसके कारण हमें दर्द होगा, जलन होगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एसिडिटी। जिसके कारण हमें जलन होगा, दर्द होगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं एसिडिटी। ओके, जठर में से ज़्यादा प्रमाण में HCl उत्पन्न हुआ पाचन करवाने के लिए तो हमें क्या होगा? जलन होगा, दर्द होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। और इसका जो उपचार होना चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे? एंटी एसिड पदार्थ खाएंगे। एंटी एसिड पदार्थ मतलब बेसिक पदार्थ। एंटी एसिड पदार्थ मतलब बेसिक पदार्थ हम लेते हैं।
ओके, ये एंटी एसिड पदार्थ क्या करते हैं, जितना एसिड का उपयोग हमारे शरीर में चाहिए उतना करेगा, बाकी के एसिड का क्या कर देगा, उदासीनीकरण, बाकी के एसिड का उदासीनीकरण करेगा। ये एंटी एसिड पदार्थ के रूप में हमें कौन कौन से पदार्थ लेने हैं, जैसे कि खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटी एसिड पदार्थ के रूप में हमें कौन कौन से पदार्थ लेने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटी एसिड पदार्थ के रूप में हमें कौन कौन से पदार्थ लेने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटी एसिड पदार्थ के रूप में हमें कौन से पदार्थ लेने हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कौन से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद चौथी प्रक्रिया कि दांत के क्षयन जो होगा उसके रोकथाम के लिए हम पीएच का उपयोग कैसे कर सकते हैं, दांत के क्षयन के लिए हम उसके रोकथाम के लिए पीएच का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जब ये मुंह के अंदर के भाग की पीएच 5.5 से कम होती है, 5.5 से कम होती है, तब दांत की सड़न मतलब दांत का क्षयन होना शुरू होता है। मुंह के अंदर के भाग की पीएच 5.5 से कम होगी तब दांत का क्षयन होना शुरू होता है। दांत का जो ऊपर का परत है जो सफ़ेद कलर का होता है वो बना है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। दांत की जो ऊपर का परत है वो बना है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस, बराबर। यह पदार्थ पानी में विलय नहीं होता, यह पदार्थ पानी में विलय होता नहीं है, यह पदार्थ कभी भी पानी में विलय नहीं होगा, बराबर। परंतु जब जो मुंह के अंदर के भाग की पीएच 5.5 से कम होगी तो ये जो परत होगा वो धीरे धीरे निकल जाएगा, मतलब उस पर जंग लग जाएगा, एक प्रकार का क्षरण हो जाएगा। ये पिघलने वाला नहीं है, परंतु मुंह के अंदर के भाग की पीएच 5.5 से कम हुई तो ये भाग सड़ जाता है, ये भाग धीरे 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 निकलने लगता है, पानी में विलय नहीं होता। नहीं तो हम जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार थोड़ा थोड़ा परत निकलता है, एक दिन हमारे दांत रहेंगे ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। दांत का ऊपर का परत नहीं रहेगा, हम पानी पिए और इसमें विलय हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता है। पर हाँ, जब मुंह के अंदर के भाग की पीएच 5.5 से कम होती है तो ये भाग जो होता है वो सड़ना शुरू होता है और धीरे धीरे निकल जाता है। तो हमें उसके उपचार के लिए क्या करना है, तो इसके उपचार के देखने के लिए ये क्यों होता है ये भी हमें देखना है कि हम जब खुराक लेते हैं तो खुराक लेने के बाद कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बराबर, हमारे मुंह में, वो खुराक हमारे मुंह में जो रहता है उसका विघटन करते हैं, एसिड उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये क्षरण होता है। जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होंगे, हम खुराक लेने के पश्चात कुछ खुराक के कण हमारे मुंह में रह जाते हैं, वो खुराक के कणों का क्या करता है बैक्टीरिया, विघटन करके एसिड उत्पन्न करता है। तो हमें इसका उपचार कैसे देखना है, हमारे मुंह में खाने के पश्चात कुछ नहीं रहना चाहिए ऐसा हमें सोचना है। तो हमें खाने के पश्चात क्या करना चाहिए, ब्रश कर देना चाहिए ताकि कोई भी खुराक का कण मुंह में चिपका न रहे। और इसका उपचार अगर ऐसा हो जाए तो हमें एंटी एसिड पदार्थ लेना है, क्योंकि एसिडिक बन गया, एसिडिक को कम करने के लिए हमें बेसिक खाना है, और बेसिक हो गया तो बेसिक को कम करने के लिए हमें क्या करना है, एसिडिक खाना है। ये तो एसिडिक हो गया, तो इसके उपचार के लिए हमें एंटी एसिड पदार्थ जैसे कि टूथब्रश होता है, कोई भी कोलगेट, पेप्सोडेंट, व्हाटएवर, वो बेसिक है, उसका हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसका उपचार करने के लिए उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और फिफ्थ वन है मधुमक्खी के डंस। मधुमक्खी जब काटती है उसके उपचार में हम ये पीएच का महत्व कैसे देख सकते हैं, मधुमक्खी के उपचार में हम पीएच का महत्व कैसे देख सकते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं, तो जब मधुमक्खी काटती है, बराबर, तो हमारे शरीर में मैलेटिन जाता है, मैलेटिन जाता है, और वो एसिडिक पदार्थ है। और जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड जाता है, फॉर्मिक एसिड, हमारे शरीर में क्या जाता है, फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में क्या जाता है, फॉर्मिक एसिड। और मधुमक्खी काटेगी तो हमारे शरीर में क्या जाएगा, मैलेटिन। ये दोनों ही एसिडिक पदार्थ है। तो स्वाभाविक वस्तु है, जिस जगह पर काटा होगा उस जगह पर जलन होने वाली है। तो इस जलन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेसिक पदार्थ लगाएंगे, मतलब खाने के सोडे का विलयन हम लगा सकते हैं,
उसमें खाने के सोडे का विलयन लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा पता है कि जहाँ पर काटा होगा, जहाँ पर एसिड गया होगा, वो खाने का सोडा जो होगा, जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर हम खाने का सोडा का विलयन लगाते हैं। तो जहाँ पर भी वो काटा होगा उस भाग में जो भी एसिड होगा उस एसिड का ये क्या कर देगा, उदासीनीकरण कर देगा, ताकि हमें जलन कम होगी। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में 5 पीएच के महत्व है, उसे ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। अगेंस्ट यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे वो आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।